Welcome students. Today we will discuss geometrical isomerism in oximes and alicyclic compounds. तो पहले हम geometrical isomerism डिस्कस कर रहे हैं oximes के अंदर. Geometrical isomerism in oximes. अब हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ऑक्सिम्स होते क्या हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं. उनमें से एक फंक्शनल ग्रुप मैं यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप. इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है. कार्बन के दो बॉन्ड अभी फ्री हैं. इसे कॉमनली बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप. अभी इसको कीटो ग्रुप नहीं बोला जाएगा. अब अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कार्बन एटम, जो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है, के साथ एक एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप. एराइल रेडिकल्स होते हैं. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जो रेडिकल बनते हैं उनको बोलते हैं एराइल ग्रुप. या एक एल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन एटम. तो ये कंपाउंड्स बोले जाएंगे एल्डिहाइड्स. अगर कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है उसके साथ एक एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप और दूसरा हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो तो उन कंपाउंड्स को बोले जाएगा एल्डिहाइड. एल्डिहाइड्स में भी एलिफेटिक और एरोमेटिक. अगर एल्काइल ग्रुप होगा तो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स. अगर यहां पे एराइल ग्रुप होगा तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बोले जाएंगे. ये तो एल्डिहाइड्स. अब अगर कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के साथ दोनों एल्काइल ग्रुप या दोनों एराइल ग्रुप या एक एराइल एक एल्काइल, तो ये बोले जाएंगे कीटोन्स. तो इनको बोला जाता है कीटोन्स. तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की एक फेमस रिएक्शन होती है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन. एक कंपाउंड होता है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ क्रिया करके जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सिम. आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये मैंने एक कॉमन एल्डिहाइड लिखा हुआ है. यहां पर आर की जगह एरोमेटिक रेडिकल भी हो सकता है. एराइल रेडिकल जिसको हम बोलते हैं. हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH होता है. दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन. अब यहां पर जब ये रिएक्ट करता है, ये जो मैं बना रहा हूं, तो ये H2O इससे रिलीज होती है. ये समझाने के लिए मैंने बनाया है वहां पे गोला. NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन है. जब ये एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्ट करती है, बहुत फेमस रिएक्शन होती है ये एल्डिहाइड कीटोन्स की, तो ये बनाते हैं ऑक्सिम. C डबल बॉन्ड H2O हट गया है तो NOH एंड प्लस H2O.
तो ये जो कंपाउंड बना, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट टू हाइड्रोक्सिल एमाइन फॉर्मिंग ऑक्जिम बोले जाते हैं। एल्डिहाइड से रिएक्ट करके जो ऑक्जिम बनेगा उसको एल्डिहाइड ऑक्जिम या एल्डोक्सिम करके बोल देते हैं। कीटोन से जब कोई ऑक्जिम बनेगा तो उसको कीटोन ऑक्जिम खुल के या कीटोक्सिम बोल दिया जाता है। तो ऑक्जिम में हम क्या देख रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स में तो C डबल बॉन्ड O है, ऑक्जिम में C डबल बॉन्ड O की जगह C डबल बॉन्ड N मिल गया हमें। अब जो ऑक्जिम्स होते हैं ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो ज्यादातर एल्डिहाइड ऑक्जिम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑक्जिम में कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है, इसलिए यहां पर भी रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड विल बी रिस्ट्रिक्टेड। मीन्स ऑक्जिम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्प्ले करते हैं। लेकिन इसमें जो नॉमेनक्लेचर होता है, जैसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यहां पर नॉमेनक्लेचर थोड़ा चेंज करके लिख दिया जाता है। सिस आइसोमर की जगह यहां पे SYN सिन आइसोमर बोला जाता है और ट्रांस आइसोमर की जगह पर शब्द एंटी आइसोमर इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रहे ये जो नॉमेनक्लेचर है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, सिन एंड एंटी, ये केवल ऑक्जिम्स के केस में लिया जाएगा। ये जो नॉमेनक्लेचर है ये केवल ऑक्जिम्स के केस में ही किया जाएगा। अब ऑक्जिम्स कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए पहली मुख्य शर्त होती है कि डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा। रिस्ट्रिक्टेड होने का मतलब ये है कि अगर हम रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो पाई बॉन्ड इसमें टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। एकदम से भी नहीं टूटता, काफी एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी बैरियर है वहां पर। लेकिन अगर ज्यादा कोशिश करोगे तोड़ने की तो वो टूट जाएगा। इसलिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पहली शर्त होती है। अब यहां पर दोनों कार्बन और नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड है वहां पर, और py या pz के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना हुआ है। तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, अगर हम p जो पाई बॉन्ड है अगर हम रोटेट करेंगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इसमें, इसलिए रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का की पॉइंट है। अब इनमें सिन एंटी आइसोमर्स किस प्रकार से देखना है। सिन एंटी आइसोमेरिज्म केवल ऑक्जिम्स में ये नॉमेनक्लेचर दिया जाएगा। अब मैं इसको लिखा C डबल बॉन्ड N, यहां पे R और इसके साथ में C डबल बॉन्ड NOH और एक H यहां पर है। अब ये जो ग्रुप है OH, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहलाता है। यहां पर जो नॉमेनक्लेचर सिन एंटी आइसोमर्स दिया जाता है
वो कार्बन नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड है वहां पर जो नाइट्रोजन एटम के साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें फिक्स है क्योंकि ये ऑक्सिजन की बात हो रही है। तो अगर हाइड्रोजन एटम जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये सेम साइड हो तो उस आइसोमर को बोलेंगे हम SYN सिन आइसोमर। लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम जो कार्बन के साथ लिंक है और OH ग्रुप ये अपोजिट साइड लाई कर रहे होंगे C डबल बॉन्ड N के, तो इसको हम बोलेंगे एंटी आइसोमर। This is called anti-isomer. In oximes, there is carbon-nitrogen double bond. Clearly, double bond includes one of the sigma bond and other one pi bond. Rotation about the double bond is restricted, which is essential condition to display geometrical isomerism. In oximes, nitrogen atom linked by hydroxyl group and carbon atom links by alkyl group and hydrogen atom। यहां पर हमें जो आइसोमर्स देखने होते हैं वो OH और H की क्या लोकेशन है उसके आधार पर तय की जाती है। अगर हाइड्रोजन एटम एंड OH ग्रुप लाइंग सेम साइड ऑफ C डबल बॉन्ड N, then isomer is termed as syn isomer. But if H and OH lying opposite side of C double bond N, then isomer is called anti isomer। Syn anti nomenclature is applicable only for oximes। इनमें EZ सिस्टम भी अप्लाई किया जा सकता है। ऑक्सिम्स में EZ सिस्टम को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। EZ सिस्टम जो हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, EZ सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, यहां पर EZ सिस्टम कैसे अप्लाई करते हैं मैं फिर एक बार लिख रहा हूं। C डबल बॉन्ड N, यहां पर मैंने अभी ऑक्सिम में बोला था एलिफैटिक भी हो सकते हैं, जो एल्काइल ग्रुप है वो एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। तो ये मैं जो पीएच यहां पे लिख रहा हूं ये फिनाइल ग्रुप कहलाता है, फिनाइल ग्रुप C6H5, उसके लिए हमने पीएच लिखा हुआ है। ये H एंड दिस इज OH। एक और लिख देते हैं, PH CH डबल बॉन्ड N OH। हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो इसमें नाइट्रोजन एटम के साथ में फिक्स जुड़ा हुआ है। अब जो कार्बन एटम है उसके साथ में एक हाइड्रोजन है और एक एल्काइल ग्रुप होता है या एराइल ग्रुप। यहां पर मैंने जो पीएच लिखा हुआ है ये एराइल ग्रुप के लिए लिखा है, फिनाइल ग्रुप है C6H5। तो यहां पर EZ सिस्टम अगर इसमें लागू हम करेंगे तो कार्बन के साथ एक तो H है, दूसरा जो H की तो प्रायोरिटी लीस्ट होगी, H एटॉमिक नंबर 1 लीस्ट प्रायोरिटी। फिनाइल इसमें कार्बन है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो अगर OH ग्रुप जो नाइट्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है और हायर जो प्रायोरिटी ग्रुप जो कि यहां पर PH है फिनाइल, ये अगर एक साइड हो तो उसको हम बोलेंगे Z आइसोमर। और अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप जो कि कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है
और OH अपोजिट साइड होंगे तो वो ई आइसोमर कहा जाएगा। तो अगर हम इन दोनों आइसोमर को इजेड सिस्टम के हिसाब से लिखेंगे तो अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप, इसकी प्रायोरिटी इसमें हाई है, और OH ग्रुप सेम साइड होंगे तो उसको जेड आइसोमर बोला जाएगा, और अगर वो अपोजिट साइड होंगे तो उसको ई आइसोमर बोला जाता है। अब अगर हम इसको सिन और एंटी के हिसाब से लिखें तो वहां पर हाइड्रोजन एटम की पोजीशन देखनी होती है। अगर हाइड्रोजन एटम और OH ग्रुप सेम साइड होते हैं तो वो सिन आइसोमर कहलाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं SYN सिन ई आइसोमर। यहां पर हाइड्रोजन के हिसाब से और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हिसाब से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिन ई आइसोमर। ये जो है यहां पर हाइड्रोजन और OH अपोजिट साइड है तो ट्रांस इसके लिए एंटी जेड आइसोमर भी कह सकते हैं। तो ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिम्स। ऑक्सिम्स में सिस ट्रांस की जगह पर सिन एंटी ये नोमेनक्लेचर किया जाता है। इजेड सिस्टम इन पे भी एप्लीकेबल होता है, तो इजेड सिस्टम के हिसाब से भी हम लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। अब हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, यहां पर जो शब्द लिखा गया है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड शब्द लिखा हुआ है ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनमें रिंग पर सब के सब सिंगल बॉन्ड्स ही होते हैं। कहीं पर रिंग पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड्स बहुत प्रकार के होते हैं जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं तो उनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है रिंग पे। ये प्योरली सिग्मा बॉन्डेड होते हैं, स्ट्रक्चर इनका साइक्लिक है। और इनकी प्रॉपर्टीज क्योंकि एलिफेटिक कंपाउंड से रिजेंबल करते हैं इसलिए यहां पे एलिसाइक्लिक शब्द इस्तेमाल किया हुआ। जो एली लिखा है वो प्रॉपर्टीज इनकी एलिफेटिक से ज्यादा रिजेंबल करती हैं, इसलिए इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स लिखा गया है। और इनको दूसरा साइक्लो एल्केन्स भी बोल दिया जाता है। अगर हाइड्रोकार्बन्स होंगे तो साइक्लो एल्केन्स इनको बोल दिया जाता है। साइक्लो एल्केन्स मीन्स कि एल्केन्स से रिजेंबल करेंगे प्रॉपर्टीज में, और रिंग होगी क्योंकि इनके अंदर, तो इसलिए इनको बोला गया साइक्लो एल्केन्स। 3 कार्बन से रिंग स्टार्ट होती है, तो सबसे पहला मेंबर इसका है साइक्लोप्रोपेन। ये ध्यान रहे रिंग के ये जो ट्रायंगुलर फिगर दिख रही है यहां पे हर जगह पे कार्बन साथ में 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये है साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही साइक्लोब्यूटेन स्क्वायर ज्योमेट्री दिखेगी, हर कॉर्नर पे 1 कार्बन साथ में 2 हाइड्रोजन है, तो इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है। 4 कार्बन से जब हम एल्केन्स पढ़ते हैं तो ब्यूटेन नाम लिखा जाता है। अब क्योंकि यहां पर रिंग है तो इसलिए साइक्लोब्यूटेन इसको बोला गया। ऐसे ही साइक्लोपेंटेन होता है, इसमें 5 कार्बन, हर कार्बन के साथ में रिंग के कॉर्नर में 2 हाइड्रोजन है, ये साइक्लोपेंटेन है। साइक्लोहेक्सेन, इसमें 6 कार्बन, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं।
साइक्लोहेक्सेन। ये तो साइक्लो एल्केन्स या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स इनको बोलेंगे। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और भी हैं हायर कंपाउंड्स। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए ये जो प्योर साइक्लो एल्केन्स हैं जो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्प्ले नहीं करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्प्ले करने के लिए जो पहली शर्त होती है ओपन चेन कंपाउंड्स में, तो ये कंडीशन है कि डबल बॉन्ड होना जरूरी होगा और डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, अदरवाइज डबल बॉन्ड टूट जाता है। तो रिंग सिस्टम जो होती हैं, इसमें सब जगह सिग्मा बॉन्ड है रिंग में, तो रिंग सिस्टम में अगर सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेट करेंगे तो भी बॉन्ड टूटने की संभावना हो जाती है। इसलिए यहां पर भी साइक्लिक कंपाउंड्स में सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होता है। साइक्लिक कंपाउंड्स में सिग्मा बॉन्ड्स के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्ट रहता है, अदरवाइज रिंग कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए साइक्लिक कंपाउंड्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। साइक्लो एल्केन्स ये जो मैंने लिखे हुए हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी डिस्प्ले करते हैं जबकि रिंग के कोई दो कार्बन, अलग अलग दो कार्बन, रिंग के अलग अलग दो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन के अलावा और कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होने चाहिए। साइक्लोएल्केन्स या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स प्योर वो डिस्प्ले नहीं करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, रोटेशन तो उनमें भी रिस्ट्रिक्टेड है, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्प्ले करने के लिए रिंग के किन्हीं दो कार्बन्स के ऊपर कोई हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। बाकी रोटेशन तो साइक्लिक में सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रिस्ट्रिक्टेड रहता है। यानी जो ये हम बार बार बोल रहे हैं ये ध्यान रखें, ओपन चेन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है और साइक्लिक कंपाउंड्स में सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड रहता है, अदरवाइज रिंग कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनमें सिग्मा बॉन्ड्स के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्ट है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा कंडीशन ये है कि रिंग के कोई दो कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन के अतिरिक्त सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे ये मैंने लिखा साइक्लोप्रोपेन, इसके दिखा दूं मैं। अब साइक्लोप्रोपेन में ये हमने ये जो मैं Me लिख रहा हूं ये है मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन होगा साथ में, एक और हाइड्रोजन एंड दिस इज मिथाइल ग्रुप। ये है 1,2-डाइमिथाइल 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्प्ले करेगा। अब अगर इनमें नोमेनक्लेचर सिस ट्रांस के हिसाब से ही लिखा जाता है, जैसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हमने पहले डिस्कस किया ओपन चेन कंपाउंड्स में, यहां पर भी सेम नोमेनक्लेचर है। अब अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, ये Me यहां पे मिथाइल के लिए लिखा हुआ है,
CH3 ग्रुप के लिए लिखा हुआ है Me। अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं लेकिन अलग अलग कार्बन के साथ जुड़े हुए होने चाहिए, वो रिंग के प्लेन के एक ही साइड हो। यहां पर जो रिंग होती है ये प्लेनर रिंग है। प्लेनर रिंग का मतलब रिंग के तीनों कार्बन एक ही प्लेन में है। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जो दो कार्बन अलग अलग कार्बन के साथ में जुड़े हुए हैं वो रिंग प्लेन के एक ही साइड, सेम साइड या सेम फेस में लाई कर रहे होंगे तो उसको बोलेंगे हम सिस आइसोमर। लेकिन अगर ये दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप रिंग प्लेन के अपोजिट साइड या अपोजिट फेस में लाई कर रहे होंगे तो हम इसे बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। जैसे ये तो हाइड्रोजन, ये मिथाइल ग्रुप, अब हमने ये मिथाइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन, तो ये वाला जो है ये हो गया ट्रांस आइसोमर। साइक्लोएल्केन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्प्ले करने के लिए किन्हीं दो कार्बन एटम्स के पास दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स बिसाइड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा होने चाहिए। बाकी साइक्लिक, अगर साइक्लिक कंपाउंड होंगे तो उसमें सिग्मा बॉन्ड के अबाउट भी रिस्ट्रिक्टेड होता है रोटेशन, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मेन शर्त होती है। अब अगर ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं अगर ये रिंग प्लेन के एक ही साइड या एक ही फेस के ऊपर लाई कर रहे होंगे तो उसको सिस आइसोमर बोलेंगे। और अगर वो रिंग के अपोजिट, मतलब अपोजिट साइड या रिंग का जो प्लेन है उसके अपोजिट साइड पे लाई कर रहे होंगे तो उसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। यहां पर नोटेशन में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कई राइटर्स अगर ये वेज और ये मैं पहले साइन यहां पे अलग से बोल दूं, वेज इस प्रकार का साइन बॉन्ड को शो करने के लिए, या ये वैसे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को शो करने के लिए लिखे जाते हैं। ये वेज WEDGE वेज शेप्ड अगर लिखा होगा, वेज शेप्ड कहीं पर दिख रहा होगा, जो स्पैटियल अरेंजमेंट के लिए यूज करते हैं, जैसे हमने बॉन्ड के लिए सिंपल सिग्मा बॉन्ड करके लिख दिया है, तो वेज शेप्ड का मतलब ये होता है कि जो ग्रुप है वो रिंग प्लेन के ऊपर है। और अगर डैश्ड करके कहीं पर दिख रहे हो तुम्हें ग्रुप जुड़े हुए डैश्ड लाइन करके, तो फिर वो ग्रुप जो होगा वो रिंग के नीचे होगा, रिंग प्लेन के नीचे। जैसे इसी एग्जाम्पल में हम ऐसा डिनोट कर रहे हैं, देखो इस मिथाइल ग्रुप को मैंने ये ऐसे करके वेज शेप्ड नोटेशन है, ऐसे करके लिंक किया, और मैं इसको यहां पे दूसरे मिथाइल ग्रुप को ये कर दिया। तो अब ये अंडरस्टूड है, यहां पर वेज शेप्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि ये रिंग के प्लेन के ऊपर है, और डैश्ड साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो Me है ये रिंग प्लेन के नीचे है, एक इसमें ऊपर है एक इसमें नीचे है। अब अगर इस केस में तो ये ट्रांस आइसोमर है, इस केस में ये मैंने लगा दिए माना दोनों डैश,
तो ये अंडरस्टूड है कि दोनों रिंग प्लेन के नीचे हैं, मतलब कि सेम साइड है। तो ऐसे भी नोटेशन यूज कर देते हैं कई राइटर्स। तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म थी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में। ध्यान रहे दोबारा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कन्फिग्यूरेशनल आइसोमर्स हैं। मेन जो शर्त होती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ओपन चेन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है और सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन साइक्लिक कंपाउंड्स में रिस्ट्रिक्टेड रहता है। ये मेन शर्त है। ये सब स्टेबल आइसोमर्स हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो स्टेबल आइसोमर्स हैं। इनको हम सेपरेट कर सकते हैं आइसोलेट स्टेबल फॉर्म में। इनको आइसोलेट किया जा सकता है स्टेबल फॉर्म में। ये रोटेशन से नहीं बनते, मतलब ये अलग से बनाए जाएंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये हमने पढ़ी डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स में, जैसे एल्कीन थे, उसके बाद ऑक्सिन्स में, उसके बाद एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में। इससे जुड़ी हुई और जानकारी के लिए आप हमारे वीडियोस देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच।